नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा से। भारत का भूगोल जो कि बीए पार्ट 3 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित है, उसमें हम भारत का भूगोल में आज प्रथम अध्याय से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप वीडियो के साथ निरंतर आपके पास जो उपलब्ध अध्ययन सामग्री है उसका आप प्रयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का जो कि राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है, अधिक से अधिक लाभ लेकर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें। तो आइए आज हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के एक सामान्य परिचय की और उसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। भारत की जो स्थिति है वह स्थिति का अध्ययन करने से पहले हमें ये थोड़ा जानना आवश्यक है कि भारत का जो भूभाग है उसे प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था या उसका एक ऐतिहासिक परिचय क्या रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं तो भारत दक्षिण एशियाई परिमंडल का एक वृहद भूखंड है। इसका तात्पर्य है कि एशिया महाद्वीप में भी एक दक्षिणी भाग में अवस्थित एक बड़ा भूखंड है जो कि उत्तर में हिमालय पर्वतमाला द्वारा, दक्षिण में हिंद महासागर द्वारा, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर द्वारा, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई प्राचीनतम काल से ही रहा है। अगर हम इस मानचित्र के द्वारा देखने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि हम सामान्य रूप से जब इस तरह से मानचित्र बनाकर अध्ययन करते हैं तो इसका जो उत्तरी भाग है, ये जो भूखंड है, ये जो उत्तर भाग है, ये पूरा का पूरा भाग सीमांकित है हिमालय पर्वतमाला से। इस उत्तरी पर्वतमाला हिमालय जो कि विश्व की सबसे विशालतम व सबसे अधिक ऊंची पर्वतमालाओं में आती है, उसके द्वारा एक सुस्पष्ट भौगोलिक सीमांकन बनता है। अगर हम इसके दक्षिण की बात करें तो जब हम दक्षिण की तरफ जाकर बात करेंगे तो दक्षिणी भाग में के भूखंड की बात करके तो देखते हैं तो ये एक महासागरीय खंड मिलता है हमें। ये संपूर्ण महासागरीय भाग हमें हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर से सीमांकित भाग। अगर हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो सामान्य रूप से जो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है उस दक्षिण पश्चिम के हिस्से में इस वाले भाग में एक अरब सागर तट की इस तरफ का जो पूर्वी भाग है यहाँ बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। तो ये जो एशिया महाद्वीप में भारत सुस्पष्ट एक भौगोलिक अवस्थिति रखता है। उत्तर में विशाल पर्वतमालाएं तथा तीन ओर इसके जलीय भाग पाया जाता है, तो इसे हम सामान्य रूप से प्रायद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो भारत का नामकरण वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा माना जाता है। बौद्ध काल में इस भूभाग को जम्बू द्वीप कहा जाता था। बौद्ध काल में इस भूभाग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जम्बू द्वीप। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम वैदिक काल की बात करें तो आर्यों के द्वारा एक शासित भूभाग था जिसे मध्य देश कहा जाता था और उसे ही हमने बाद में आर्यावर्त की संज्ञा दी। इसका विस्तार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमालाओं तक था। इसका तात्पर्य यह है कि उत्तर में जो विशाल पर्वतमालाएं हैं, ये पर्वतमालाएं इस तरह से जब भारत की विस्तार की मैप की बात करते हैं मानचित्र पर हम, तो हिमालय से लेकर एक विंध्यन पर्वतमालाएं जो कि विंध्याचल पर्वतमाला हमारे गुजरात, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए एक श्रेणी पाई जाती है, उसे विंध्याचल पर्वतमाला कहते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इसका एक संकेंद्रण है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा में विस्तृत है। ये पूरा का पूरा जो भाग था, ये भूभाग एक आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था तथा इस विंध्याचल के जो दक्षिण का भाग है, पूरा का पूरा भाग, वो दक्षिण का भाग दक्षिणापथ कहा जाता था। तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से अगर प्राचीन काल की बात करें तो हिमालय से लेकर आपका जो विंध्याचल रेंज है यहाँ तक का भाग ये आर्यावर्त था और उसके बाद ये जो दक्षिण का भाग है ये दक्षिणापथ के रूप में जाना जाता था। विंध्याचल के दक्षिण के भाग जिसकी हमने अभी चर्चा की, दक्षिणापथ,
उसके बाद आगे भविष्य कालांतर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो भाग है, वही अगर हम पुनः मानचित्र पर बात करें तो ये आप जो वर्तमान मानचित्र देखते हैं उस मानचित्र में ये सबसे सुदूर मुख्य भूमि का जो भाग है कन्याकुमारी, और वहाँ से लेकर उत्तर में अपना लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो भाग है, यहाँ तक का जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग भारत के रूप में जाना जाने लगा। भारत के पर्याय के रूप में हम बात करते हैं, जो इंडिया शब्द है, उस इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो इंडो शब्द से मानी जाती है, और रोमवासी जो है सिंधु नदी को इंडस कहते थे, और उसी आधार पर इस प्रदेश का नाम इंडिया पड़ गया था, इंडिया हो गया था। अगर हम अब आगे भारत की बात करें तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े जो देश हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तथा अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, अर्थात जनसंख्या में केवल और केवल जो बड़ा देश है वो है हमारा चीन, उसके बाद भारत का स्थान आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% आता है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर मिलता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर जो भाग है वह लगभग, हम इसकी पुनः बात करते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि अभी वर्तमान में पीओके के अधीन नाम से जाना जाता है, था दूसरा पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया भाग, 5,180 वर्ग किलोमीटर, तथा चीन के कब्जे में जो भाग है 37,555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, वह संपूर्ण भाग हमारे भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में सम्मिलित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम कहें कि भारत में गाँवों की संख्या कितनी थी, तो लगभग 6,40,932 भारत में गांव थे, क्योंकि हमारी अधिकांश जो जनसंख्या है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की है, हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ 11 की जनगणना के अनुसार गाँव की संख्या क्या है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप देखिए विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं गोलार्ध की, तो जो एक पृथ्वी का भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये जो 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो इस उत्तरी भाग में है। अगर हम देशांतर के आधार पर बात करेंगे तो सामान्य रूप से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध, जबकि पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। तो सामान्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम किसी भी भूभाग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी निरपेक्ष स्थिति कहाँ है, निरपेक्ष लोकेशन क्या है। तो निरपेक्ष लोकेशन की अगर आपकी बात आए तो भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। हम आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर करते हैं, और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का वर्गीकरण हम देशांतर के आधार पर करते हैं। ये एक सामान्य सी जानकारी है जो छोटी कक्षाओं में भी आपको मिल चुकी होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ अध्ययन एक बेसिक स्टडी के साथ ही प्रारंभ करेंगे। अगला तथ्य है कि भारत का जब उत्तरी गोलार्ध में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षांश विस्तार कितना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि 8 डिग्री का तात्पर्य हो गया
कि अगर ये भूमध्य रेखा है तो इस भूमध्य रेखा से हमारी लोकेशन 8 डिग्री उत्तर से प्रारंभ होती है। तो लगभग ये जो दूरी है भूमध्य रेखा से वो कम है और इसकी जो लंबाई है वो 876 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत का अगर अक्षांश विस्तार देखें, ये तो हम मुख्य भूमि की बात कर दी है जहाँ से हमारा कन्याकुमारी प्रारंभ होता है। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और जो सबसे सुदूर दक्षिणी पॉइंट है ना, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से ये 6 डिग्री 45 मिनट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि अभी सागर में विलीन हो गया है। भारत का देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार मिलता है। अगर जलवायु की बात करें तो इसका जो विस्तार है ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ होगा उष्णकटिबंध, आप करेक्शन कर लें। भारत का विस्तार उष्ण व उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में है। तो आप देखिए, अगर जलवायु की वापस पुनः हम बात करते हैं तो कटिबंधों का निर्धारण अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। तो 0 डिग्री के बाद जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो लगभग दोनों ही गोलार्धों में जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो भाग है, जिसको हम उत्तर में हम कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण में हम मकर रेखा कहते हैं, इन दोनों का जो मध्य का भाग है वो कहलाता है उष्णकटिबंध। तो ये जो भाग है उष्णकटिबंध कहलाता है। 23.5 डिग्री से लेकर लगभग जो हमारा 40 डिग्री 45 डिग्री तक का जो भाग है वो भाग हमारा उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो हम देखिए, हम यहाँ आपको पहले भी देखा, बात करी कि भारत का जो उत्तर में विस्तार है वो 37 डिग्री तक है और इस 37 डिग्री तक होने के कारण हम उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में दोनों में ही आ जाते हैं। तो यहाँ आपको करेक्शन करना है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत की लगभग मध्य से होकर गुजरती है और मध्य से होकर गुजरने के क्रम में पुनः मानचित्र पर आप अध्ययन करते हैं तो आपको देखिए आप राज्यों की अगर बात करते हैं तो यहाँ हम अभी राज्यों के साथ भी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप पहले मानचित्र के बारे में हम बात करके देखते हैं। तो सामान्य रूप से इसमें क्या होगा कि हम यहाँ से भारत कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है आप देखिए। सबसे पहले आता है गुजरात, है ना, तो ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा है। गुजरात के बाद गुजरात के साथ ही राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए ये पश्चिमी बंगाल में आ जाती है। पश्चिमी बंगाल के बाद ये आगे हमारे त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए आगे निकल जाती है। तो कुल राज्य देखिए आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। संख्या देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ये याद रखना है, कुल राज्य कितने हो गए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या भारतीय मानक समय रेखा, जिससे हमारा समय परिचालन होता है, हम समय का निर्धारण होता है, वो 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मानते हैं, जो कि इलाहाबाद के नैनी के निकट नैनी एक नामक स्थान है, वहाँ से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय का अगर हम बात करें ग्रीनविच मध्य समय से, तो हमारा समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ फिर हम मानचित्र की बात करेंगे तो मानचित्र पर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, हम अगर भारत के मानचित्र पर अध्ययन प्रारंभ करें, इसी को मानक अक्षांश मानक देशांतर रेखा को देखें, मानक समय रेखा जिसे हमने नाम दिया, तो आप देखिए कि इस स्थिति में जब हम बात करेंगे तो यहाँ से होकर एक मानक रेखा गुजरती है। तो ये जो मानक रेखा है, ये मानक रेखा समय निर्धारण का काम करती है। इसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए पूर्वी देशांतर नाम दिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल राज्य हैं 5, इन 5 राज्यों से होकर
गुजरती है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश का जब विघटन हुआ तो तेलंगाना बना, तो तेलंगाना से होकर ये रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सर्वाधिक पूर्वी जो राज्य है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक पश्चिमी राज्य है वो हमारा गुजरात, सुदूर उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, ये सुदूर उत्तरी राज्य के रूप में जब पहले था तब यहाँ जम्मू कश्मीर था। अब अगर हम सुदूर उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ आपका एक पॉइंट चेंज होकर ये हो जाएगा लद्दाख। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे सुदूर उत्तर का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख हो गया है। तो आपको यहाँ एक थोड़ा ध्यान रखना है, भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक पश्चिमी राज्य में गुजरात, सुदूर उत्तरी राज्य है जो कि पहले जम्मू कश्मीर था राज्य के रूप में। अब वहाँ केंद्र शासित प्रदेश, जब जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो अब सुदूर उत्तरी जो भाग है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इधर सुदूर दक्षिण का जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप में, जो अंडमान निकोबार का भाग है, वहाँ स्थित है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सुदूर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कोल, ठीक है। यहाँ आपको ये फिर करेक्शन करना है कि इंदिरा कोल जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में था, अब वो ट्रांसफ़र हो गया है लद्दाख में। इंदिरा कोल कहाँ शिफ्ट हो गया है? लद्दाख में, क्योंकि अब वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया है। सुदूर पश्चिमी बिंदु घोर माता या गुआर मोती गुजरात में है। सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ इस स्लाइड में आपको 2 विशेष बात पे मैं जोर दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि स्लाइड पहले की बनी हुई है। तो जो है सुदूर उत्तरी राज्य की बात है, तो पहले सुदूर उत्तरी राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर था। वर्तमान में कौन सा आ गया? उसकी जगह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। उसी तरह जो इंदिरा कोल सुदूर उत्तरी बिंदु था वो सियाचिन ग्लेशियर के पास है, वो पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, अब वो किस में आ गया? लद्दाख जम्मू केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ गया है। हम अब आगे बात करते हैं, तो भारत के निकटतम पड़ोसी राज्यों की हम बात करेंगे। तो भारत के निकटतम पड़ोसी राज्यों, आप देखिए, आपको सबको पता ही है, सबसे चर्चित पड़ोसी राज्य हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये जो निकटतम पड़ोसी देश हैं। उसके अलावा अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में एक सबसे चर्चित पड़ोसी देश है चीन। ये पड़ोसी देश हिमालय के कारण, जैसे बीच में बफर स्टेट नेपाल भी आ जाता है, तो सीधा कभी कुछ सीमाओं पर नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन चीन की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। तो चीन और पाकिस्तान 2 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं हमारे निकटतम पड़ोसी में, जिनके साथ हमारे काफ़ी सीमा विवाद भी निरंतर चलते रहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो उत्तर में चीन और नेपाल द्वारा, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान द्वारा, पश्चिम में पाकिस्तान द्वारा, पूर्व में बांग्लादेश द्वारा तथा म्यांमार उत्तर पूर्व में भूटान के साथ से मिलकर सीमा बनाता है। तो यहाँ हम भारत की सीमाओं को प्राकृतिक और मानव निर्मित 2 भागों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक सीमा अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ लगती है, जबकि मानव निर्मित सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है। सामान्य वर्गीकरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ सम्मिलित हैं। तो आप देखिए, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। तो ये जो संपूर्ण भाग है, इस संपूर्ण भाग की अगर हम बात करें तो ये खंड जो है ये हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन यहाँ का एक छोटा सा हिस्सा जो पीओके के साथ है वो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। लगभग 106 किलोमीटर के आसपास अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लगती है, लेकिन वो सीधी नहीं है। ये जो हिस्सा है वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लगाता है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य, ये जो राज्य हैं ये सीमा बनाते हैं। इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा बनती है वो केवल जम्मू कश्मीर राज्य की थी, जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आप क्लियर थोड़ा सा ध्यान रखें कि ना जो सीमा है वो सीधे नहीं लगती, लेकिन हमने वो भूभाग हमारा है, इसलिए हम वहाँ
अब पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से अधिकार कर रखा है, तो वह भाग भी हम सीमा में गिनते हैं। चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती। यहाँ अब चूँकि जम्मू कश्मीर जो है उसकी जगह केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा आपका लद्दाख। तो यहाँ जो ये जो भाग है, ये वाला पूरा का पूरा भाग जब आप ऊपर केप के रूप में देखते हैं तो ये संपूर्ण भाग आपका लद्दाख के रूप में जाना जाता है। तो जब आप इस ढंग से हम मानचित्र को देखते हैं तो ये जो भाग है ये संपूर्ण भाग लद्दाख के रूप में जो चीन के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा चीन के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की लगती है, सिक्किम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जब हम इस तरह तो आप देखिए कि जब हम नेपाल सीमा से परे जाकर ये जो संपूर्ण भाग है ये भाग बांग्लादेश कहलाता है। और यहाँ जो है इस तरफ पश्चिमी बंगाल है, उसके बाद बांग्लादेश के साथ सीमा में त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर में यहाँ असम सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ मिजोरम सीमा बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, असम बनाता है, मेघालय बनाता है और पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ सीमा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश बनाता है म्यांमार के साथ सीमा। उसके बाद हम नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड बनाता है सीमा। मणिपुर की बात करें, मणिपुर सीमा बनाता है, मिजोरम सीमा बनाता है। तो ये जो भाग है यहाँ म्यांमार स्थित है, म्यांमार इस तरफ, तो ये भी सीमा बनाता है पूर्वी राज्यों के साथ। नेपाल के साथ अगर हम सीमा की बात करेंगे तो नेपाल के साथ जब इस तरफ आते हैं तो ये जो भाग है ये उत्तराखंड कहलाता है, उत्तराखंड सीमा बनाता है। कालापानी विवाद उत्तराखंड के साथ अभी बहुत चर्चित विवाद रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला से ही इसकी सीमा का प्रारंभ होता है, तो उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। उसके बाद बिहार सीमा बनाता है, पश्चिमी बंगाल सीमा बनाता है और ये वाला जो भाग है ये सिक्किम सीमा बनाता है। भूटान के साथ सीमा की बात करें तो ये जो देश है ये भूटान है, और ये जो भूटान है ये भूटान पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम के साथ बनाता है, अरुणाचल प्रदेश साथ और असम के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी, म्यांमार को हम लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं, भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो अध्यारोपित सीमा है वो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित की गई, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चीन और भारत के मध्य जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो डुरंडो रेखा कहलाती है। समुद्र पार भारत के सबसे निकटतम अगर हम देश की बात करें तो श्रीलंका जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। श्रीलंका के साथ हमारे प्राचीन संबंध भी रहे हैं, रामायण कालीन श्रीलंका के साथ संबंध हैं। पाक जलडमरू मध्य का नामकरण रॉबर्ट पाक एक विद्वान थे, उनके नाम पर 1755 से 1765 के मध्य, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी रहे थे, रॉबर्ट पार्क, उनके नाम से इसका नाम पाक जलडमरू मध्य रखा गया। तो यहाँ क्या है, काफ़ी बार पाक जलडमरू मध्य नाम सुनकर बच्चे लिंक पाकिस्तान से कर लेते हैं, वहाँ उसका कोई संबंध नहीं है। ये पाक जलडमरू मध्य जो नामकरण हुआ एक विद्वान थे रॉबर्ट पाक, उनके नाम पर हुआ 1755 में, जो कि मद्रास से लेकर 1755 से 1765 के मध्य मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनके नाम पर ये नामकरण हुआ था। अब आइए आगे हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा की जो लंबाई है वो क्या है। तो सबसे अधिक लंबी सीमा हमारी 4096.7 किलोमीटर 5 राज्य सीमा बनाते हैं, वो है बांग्लादेश। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है 3488 किलोमीटर, इसके साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार 1643 किलोमीटर, राज्यों की संख्या है 4। भूटान 699 किलोमीटर, राज्य 4। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, राज्य है 1। कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर, जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनती है। ये जो स्रोत लिया गया है ये गृह मंत्रालय के साइट से लिया गया है, तो ऑथेंटिक है। आप लोग ध्यान रखिए, ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी बार पूछा गया है।
सबसे लंबी सीमा या इनको एक निश्चित क्रम में कम से अधिक या अधिक से क्रम दोनों में ही अरेंज करने के लिए कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जब अधिक से कम में जाएंगे तो बांग्लादेश, चीन, उसके बाद बांग्लादेश चीन के बाद हम बात करेंगे जैसे बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, और न्यूनतम से जाएंगे तो हम अफ़गानिस्तान सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ एक चीज़ है, आपको राज्यों की संख्या भी ध्यान रखनी कि किन किन से कितने कितने राज्य सीमाबद्ध हैं। तो आप देखिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ 5 हैं, चीन के साथ भी 5 हैं, और नेपाल के साथ भी 5 हैं। तो ये कि समुच्चय में भी क्वेश्चन बन सकता है कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं। तो नेपाल है, चीन है और बांग्लादेश है। 4 राज्यों के साथ सीमा की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान आता है, म्यांमार आता है और भूटान आता है। तो यहाँ भी 3 है। तो उसके बाद हम आगे अब बात करते हैं कि विदेशी शासन के क्षेत्र जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित हुए थे उनमें 2 हैं। एक तो पुर्तगाल के अधीन थे 1954 में दादरा और नगर हवेली, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको 1954 में सम्मिलित किया गया। 1961 में दमन और दीव को सम्मिलित किया गया और 1961 में गोवा को सम्मिलित किया गया। दमन दीव भी अभी केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि गोवा अभी एक राज्य के रूप में। फ्रांस के अधीन जो भूभाग थे उसमें चंद्रनगर, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व 1946 में ही भारत में सम्मिलित कर लिया गया, जबकि पौंडीचेरी, जिसका वर्तमान नाम पुदुचेरी है, ये 1954 में सम्मिलित किया गया। कराईकल, माहे और यनम 1954 में फ्रांस के भूभाग अधीन थे जो भारत में सम्मिलित किए गए। वर्तमान समय में अगर हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करें तो भारत में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अध्ययन हम अगली हमारी जो वीडियो आएगी उसमें चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।